यूपी को आज एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तोहफा देंगे प्रधानमंत्री मोदी। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। करीब 2 बजे जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। नोएडा एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक तैयार हो जाएगा पहला फेज। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला अकेला राज्य बन जाएगा यूपी। यूपी चुनाव पर आज दिल्ली में मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सुबह 10 से रात 8 बजे तक बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। क्षेत्रवार चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन यूपी। आज सीतापुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम। मंच पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी मौजूद रहेंगे। सहयोगी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के मंच पर नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज लखनऊ में होगी रैली। सीमा विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर आज दिल्ली में असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों की बैठक। जुलाई में दोनों राज्यों में हुई झड़प में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। यूपी में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन करीब करीब तय। अखिलेश यादव ने आप नेता संजय सिंह, दिलीप पांडे के साथ तस्वीर ट्वीट की। लिखा, एक मुलाकात बदलाव के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अखिलेश का ट्वीट रीट्वीट कर लिखा, तानाशाही के खिलाफ बेशक तरक्की और बदलाव के लिए इंकलाब का आगाज। सार्थक चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस बीएसपी को लगा बड़ा झटका। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और बीएसपी विधायक वंदना सिंह बीजेपी में शामिल हुए। ओवैसी के शाहीन बाग वाले विवादित बयान पर बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का हमला। कहा, यूपी को शाहीन बाग बनाने की हिम्मत करने वालों के लिए पोस्टमार्टम हाउस तैयार है। गोंडा में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ओवैसी पर निशाना। बोले, हैदराबाद से आकर ओवैसी जिन्ना के रास्ते पर चलना चाहते हैं, देश का बंटवारा कराना चाहते हैं। यूपी के प्रयागराज में महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गले में सब्जियों की माला पहनकर सरकार के खिलाफ पदयात्रा की। अगले हफ्ते मिशन उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। 3 दिसंबर को देहरादून में जनसभा का भी कार्यक्रम। कृषि कानून की वापसी पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर। मोदी कैबिनेट ने तीनों कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 19 नवंबर को पीएम मोदी ने बिल वापस लेने का ऐलान किया था। संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापस होंगे। सत्र के पहले ही दिन 29 नवंबर को पेश हो सकता है फार्म लॉज रिपील बिल 2021। पंजाब के मुक्तसर से किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल हुआ। हरियाणा के सोनीपत से भी बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए चले किसान। कल किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो चुका है। संयुक्त मोर्चा ने किसानों से दिल्ली सीमा पर आने की अपील की है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी। राकेश टिकैत आज हैदराबाद के लोअर इंदिरा पार्क में महाधरना में शामिल होंगे। कृषि प्रधान देश में अन्नदाता परेशान। बिहार के सुपौल में नहीं मिल रहा किसानों को खाद। बिस्कोमॉन के पास सुबह 4 बजे से लगती है लंबी कतार। और अब कुछ और खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में 2 बड़े सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। केजरीवाल सरकार और नगर निगम के बीच खींचतान में फंसा है वेतन। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों ने भी हड़ताल की। हमेशा मरीजों से भरा रहने वाला ओपीडी बंद हुआ। नर्सों के मुताबिक सैलरी के साथ साथ स्टाफ की कमी भी है हड़ताल की वजह। नॉर्थ एमसीडी ने केजरीवाल सरकार पर फोड़ा ठीकरा। कहा, दिल्ली सरकार ने बजट में कटौती की। अभी 442 करोड़ की किश्त भी नहीं मिली है, जिससे सैलरी देने में देरी हो सकती है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने डॉक्टरों को वेतन न मिलने के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। कहा, एमसीडी में बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से बार बार ऐसी स्थिति पैदा होती है। यूपी के गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। नसबंदी के ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लेटाया। वीडियो वायरल।
एनसीबी के समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी। आज हो सकती है सुनवाई। सिंगल बेंच ने नवाब मलिक की बयानबाजी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण हवा तेज चलने से घटा, सरकार के प्रयास तो कम है, वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लेती सरकारें। दिल्ली में 29 नवंबर से फिर खुलेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर। प्रदूषण घटने की वजह से दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया। देश में एक दिन में कोरोना के 9,283 नए केस सामने आए। 437 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 अरब 18 करोड़ के पार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाई कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग। कहा, कोरोना पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिले। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने की मांग की। कहा, इसमें 25% पंजाब सरकार देगी। भारत बायोटेक के टीका कोवैक्सीन का पहला रियल वर्ल्ड डेटा आया सामने। मेडिकल जर्नल द लैंसेट पे छपा। कोवैक्सीन 50% प्रभावी। रियल वर्ल्ड स्टडी की दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुई थी। रेलवे ने राजधानी शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस और गतिमान एक्सप्रेस ट्रेनों में फिर से खाना मिलना शुरू हो जाएगा। कोरोना के कारण बंद कर दी गई थी फूड सर्विसिंग सर्विस। और आइए कुछ और खबरों का आपको अपडेट देते हैं फटाफट अंदाज में। एससीओ शासन प्रमुखों की आज वर्चुअली बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। क्षेत्रीय सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई समेत अनेक मुद्दों पर होगी चर्चा। आज भारतीय नौसेना में शामिल होगी सबमरीन वेला। सुबह 9 बजे मुंबई डॉकयार्ड से शुरुआत होगा कार्यक्रम। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह होंगे शामिल। सेना की दक्षिणी कमान का राजस्थान और गुजरात में दक्षिण शक्तिमान से नाम से सैन्य अभ्यास जारी। तीनों सेनाओं के साथ कोस्ट गार्ड, गुजरात पुलिस, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां भी शामिल। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में होगा समापन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। श्रीनगर के रामबाग में 3 आतंकी ढेर मारे गए। टीआरएफ कमांडर मेहरान और बासित आम लोगों की हत्या में शामिल थे। नशे के जाल में जकड़ा जम्मू कश्मीर। एम्स और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर यानी कि एनडीडीटीसी के सर्वे के मुताबिक करीब 6 लोग नशे का शिकार हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी। आतंकी संगठन आईएसआईएस कश्मीर से आया मेल। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, मैं चंडीगढ़ में हूं, कोर्ट के आदेश के बाद पेश हो जाऊंगा। परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। परमबीर सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। सूत्रों के अनुसार परमबीर को गिरफ्तारी से मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है उद्धव सरकार। मुंबई के रिटायर्ड एसीपी शमशेर पठान का मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप। कहा, परमबीर ने आतंकियों की मदद की थी। कर्नाटक के कुलबुर्गी सरकारी अफसर के घर पर छापे में टॉयलेट के पाइप से मिली 54 लाख के नोटों की गड्डी। काली कमाई छिपाने के लिए फर्जी पाइप लगाया गया था। मध्य प्रदेश के खरगोन में धर्मांतरण का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने की कार्रवाई। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बने। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। इस साल 55 अरब डॉलर बढ़ी अडानी की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पूरी वैक्सीन लगवाने वाले शख्स को शराब पर मिलेगी 10% की छूट। आबकारी विभाग ने जारी किया है ये आदेश। और अब बात कर लेते हैं किस तरह से टीएमसी ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया है। इस बार मेघालय में कांग्रेस के 17 विधायकों में से 12 को टीएमसी ने तोड़ दिया। पिछले कुछ दिनों में कई कांग्रेस नेता टीएमसी में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या टीएमसी कांग्रेस मुक्त भारत करने की कोशिश कर रही है। भारत के भविष्य के लिए, भारत के नौजवानों के भविष्य के लिए हमने बड़े विश्वास के साथ उन सारे संकटों से उभरना है तो कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण का सपना देखना है। कभी पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बुलंद करते थे। आज टीएमसी कांग्रेस मुक्त भारत के मिशन में जुटी नजर आ रही है। ताजा स्ट्राइक मेघालय में हुई है। मेघालय में कांग्रेस के पास 17 विधायक थे। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 12 टीएमसी के साथ चले गए।
मेघालय के पूर्व सीएम मुकुल संगमा का नाम भी इसमें शामिल है। आज संगमा इस बारे में औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। इस ऐलान के साथ ही मेघालय में टीएमसी मुख्य विपक्षी दल बन जाएगी। इससे पहले कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल होने वाले चेहरे भी देख लीजिए। झारखंड और बिहार की राजनीति का चेहरा पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए हैं। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही सुष्मिता देव पहले ही टीएमसी में शामिल हो चुकी हैं। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लीजेनियो फेलेरियो कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कांग्रेस को टाटा कहकर ममता का रुख कर लिया। यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति त्रिपाठी भी टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ममता से नाराज होना स्वाभाविक है। ममता बनर्जी दिल्ली आए हैं सियासी व्यापार करने के लिए, हम सब जानते हैं। सारे बंगाल लूट कर बंगाल से बोरे बोरिया भर कर पैसा लाए हैं खरीदने के लिए, खरीद परस्त हो रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि पीएम मोदी के मुकाबले में टीएमसी को वो खड़ा करना चाहती हैं। इसके लिए उसे विस्तार की जरूरत होगी। विस्तार में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही हो रहा है। इस तरह लग रहा है टीएमसी जितना ताकतवर होगी, कांग्रेस के लिए भारतीय राजनीति में उतनी जगह कम होती जाएगी। वैसे कभी ममता खुद कांग्रेस का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस से विद्रोह कर ममता ने टीएमसी बनाई और आज कांग्रेस का पत्ता पश्चिम बंगाल से ही साफ हो गया। सवाल ये है, क्या यही काम ममता पूरे देश में करना चाहती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लग रहे हैं और इन झटकों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में शीतकालीन सत्र से पहले मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। पर सवाल ये कि क्या कमजोर होती कांग्रेस विपक्ष को भी एकजुट रख पाएगी? एक तरफ टीएमसी ने तोड़े कांग्रेस नेता, दूसरी तरफ रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। इन सब के बीच ममता बनर्जी का ये बयान काफी अहमियत रखता है। बोल दिया ना, why you are asking me only one question? कि हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? मैंने बोला, मैंने टाइम नहीं मांगा। वो लोग बिजी है पंजाब इलेक्शन के लिए। लेट देम बी बिजी फॉर देयर पार्टी वर्क। पत्रकारों ने पूछा था कि ममता ने दिल्ली आकर भी सोनिया गांधी से मुलाकात क्यों नहीं की, तो ममता ने ही बताया कि उन्होंने सोनिया से मिलने का वक्त मांगा ही नहीं। ऐसे में लग रहा है कि अपनी लड़ाई कांग्रेस को खुद ही लड़नी होगी। इसी तैयारी में सोनिया गांधी दिख रही हैं। आज सोनिया गांधी लोकसभा और राज्यसभा के वरिष्ठ सांसदों के साथ बैठक करेंगी। ये बैठक शाम 4 बजे होगी। बैठक में शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति बनाई जानी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होगी। 15 से 16 मुद्दों की सूची तैयार की गई है, जिसमें पेगासस, बेरोजगारी, चीन के मुद्दे शामिल हैं। मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की एकता की भी कोशिश होगी। हालांकि इस बीच कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती तृणमूल कांग्रेस बनने वाली है। ममता के हालिया रवैये से संकेत मिलते हैं कि तृणमूल कांग्रेस संसद में खुद को विपक्ष के अगुवा के तौर पर पेश करने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में सूत्रों का मानना है कि संसद में कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बजाय तृणमूल के साथ नजर आ सकते हैं। वहीं कांग्रेस को लेफ्ट, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, आरजेडी, डीएमके जैसे दलों के सहयोग की उम्मीद रहेगी। वहीं माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी तृणमूल के साथ नहीं जाएगी और कांग्रेस से भी दूरी बनाकर रखे। 29 तारीख से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जबकि 28 तारीख को पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लेकिन राजनीतिक दलों के रुख से लग रहा है कि इस बार संसद में विपक्षी एकता में बिखराव नजर आ सकता है। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। साल 2013 में मुंबई में हुए शक्ति मिल्स गैंगरेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट सजा पर अंतिम फैसला आज सुनाएगा। बता दें कि सेशंस कोर्ट पहले ही 3 दोषियों को मौत की सजा सुना चुका है, जबकि 1 को उम्र कैद दी गई थी। फांसी देने के लिए हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। राज्य सरकार ने मंजूरी के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। मामले पर सुबह 10:30 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है।
क्रिकेटर विराट कोहली को बड़ा झटका। टी20 रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हुए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर नंबर 1 पर बरकरार। रोहित राहुल को भी हुआ फायदा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बने। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा। इस साल $55 अरब बढ़ी अडानी की संपत्ति। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पूरी वैक्सीन लगवाने वाले शख्स को शराब पर मिलेगी 10% की छूट। आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। श्रीनगर के रामबाग में 3 आतंकी ढेर मारे गए। टीआरएफ कमांडर मेहरान और बासित आम लोगों की हत्या में शामिल थे। नशे के जाल में जकड़ा जम्मू कश्मीर। एम्स और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर यानी एनडीडीटीसी के सर्वे के मुताबिक करीब 6 लाख लोग नशे का शिकार। दिल्ली में बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी। आतंकी संगठन आईएसआईएस कश्मीर से आया मेल। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, मैं चंडीगढ़ में हूं। कोर्ट के आदेश के बाद पेश होऊंगा। परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। परमबीर सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। सूत्रों के मुताबिक परमबीर को गिरफ्तारी से मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है उद्धव सरकार। मुंबई के रिटायर्ड एसीपी शमशेर पठान का मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर गंभीर आरोप। कहा, परमबीर ने आतंकियों की भी मदद की थी। कर्नाटक के कलबुर्गी सरकारी अफसर के घर पर छापे में टॉयलेट के पाइप से मिली 54 लाख के नोटों की गड्डी। काली कमाई छिपाने के लिए फर्जी पाइप लगवाया गया था। एमपी के खरगोन में धर्मांतरण का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने की कार्रवाई। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। एक आरोपी फरार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण हवा तेज चलने से घटा। सरकार के प्रयास तो कम है। वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार। दिल्ली में 29 नवंबर से फिर खुलेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर। प्रदूषण घटने की वजह से दिल्ली सरकार ने खोलने का फैसला लिया। देश में एक दिन में कोरोना के 9,283 नए केस सामने आए। 437 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 अरब 18 करोड़ के पार। और आइए कुछ और अहम खबरों का अपडेट आपको दे देते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में 2 बड़े सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल। कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। केजरीवाल सरकार और नगर निगम के बीच खींचतान में फंसा है वेतन। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर के साथ साथ नर्सों ने भी की हड़ताल। हमेशा मरीजों से भरा रहने वाला ओपीडी बंद हुआ। नर्सेस के मुताबिक सैलरी के साथ साथ स्टाफ की कमी भी है हड़ताल की वजह। नॉर्थ एमसीडी के केजरीवाल सरकार पर फोड़ा ठीकरा। कहा, दिल्ली सरकार ने बजट में कटौती की। अभी 442 करोड़ की किश्त भी नहीं मिली है, जिससे सैलरी देने में देरी हो रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने डॉक्टरों को वेतन न मिलने के लिए बीजेपी को बताया जिम्मेदार। कहा, एमसीडी में बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से बार बार ऐसी स्थिति पैदा होती है। यूपी के गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। नसबंदी के ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाया गया। वीडियो वायरल हुआ। एनसीबी के समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी। आज हो सकती है सुनवाई। सिंगल बेंच ने नवाब मलिक की बयानबाजी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सड़क को लेकर राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह का अजीबोगरीब बयान। एससीओ शासन प्रमुखों की आज वर्चुअली बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर होंगे शामिल। क्षेत्रीय सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई समेत अनेक मुद्दों पर होगी चर्चा। आज भारतीय नौसेना में शामिल होगी सबमरीन वेला। सुबह 9 बजे मुंबई डॉकयार्ड पर शुरू होगा कार्यक्रम। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह होंगे शामिल। सेना की दक्षिणी कमान का राजस्थान और गुजरात में दक्षिण शक्ति नाम से सैन्य अभ्यास जारी। तीनों सेनाओं के साथ कोस्ट गार्ड, गुजरात पुलिस, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियां भी शामिल। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में होगा समापन। कृषि कानून की वापसी पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर। मोदी कैबिनेट ने तीनों कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 19 नवंबर को पीएम मोदी ने बिल वापस लेने का ऐलान किया था। संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापस होंगे। सत्र के पहले ही दिन 29 नवंबर को पेश हो सकता है
फार्म लॉज रिपील बिल 2021। कृषि कानूनों की वापसी पर बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव बोले, किसानों की जीत और पीएम मोदी की हार हुई। अब एमएसपी पर कानून बनाए सरकार। अब एमएसपी गारंटी कानून लाने और 700 मृतक किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। राकेश टिकैत ने कहा, 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर के साथ संसद कूच करेंगे। पंजाब के मुक्तसर से किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली के प्रदर्शन में होंगे शामिल। हरियाणा के सोनीपत से भी बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए चले किसान। कल किसान आंदोलन का 1 साल हो रहा है पूरा। संयुक्त मोर्चा ने किसानों से दिल्ली सीमा पर आने की अपील की है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन है जारी। राकेश टिकैत आज हैदराबाद के लोअर इंदिरा पार्क में महाधरना में होंगे शामिल। कृषि प्रधान देश में अन्नदाता परेशान। बिहार के सुपौल में नहीं मिल रहा है किसानों को खाद। डिस्कोमॉन के पास सुबह 4 बजे से लगती है लंबी लाइन। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और जरूरी खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी को आज एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तोहफा देंगे प्रधानमंत्री। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। करीब 2 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। नोएडा एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक तैयार हो जाएगा पहला फेज। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला अकेला राज्य बन जाएगा यूपी चुनाव पर आज दिल्ली में मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सुबह 10 से रात 8 बजे तक बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। क्षेत्रवार चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन यूपी आज सीतापुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मंच पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी मौजूद रहेंगे। सहयोगी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के मंच पर नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज लखनऊ में रैली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आज यूपी दौरा। जौनपुर में दोपहर 1 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज लोकसभा और राज्यसभा के पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बैठक। संसद में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। सीमा विवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर आज दिल्ली में असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों की बैठक। जुलाई में दोनों राज्यों में हुई झड़प में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। मेघालय में कांग्रेस को लगा बहुत बड़ा झटका। पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों के टीएमसी में शामिल होने का दावा। आज मुकुल संगमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान भी करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जरूरतमंदों को मार्च 2022 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। मोदी कैबिनेट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मंजूरी। यूपी में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन करीब तय। अखिलेश यादव ने आप नेता संजय सिंह, दिलीप पांडे के साथ तस्वीर ट्वीट की। लिखा, एक मुलाकात बदलाव के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अखिलेश का ट्वीट रीट्वीट कर लिखा, तानाशाही के खिलाफ बेशक तरक्की और बदलाव के लिए इंकलाब का आगाज। सार्थक चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा, सत्ता में आए तो आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देंगे। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस बीएसपी को लगा एक बड़ा झटका। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और बीएसपी विधायक वंदना सिंह बीजेपी में शामिल। ओवैसी के शाहीन बाग वाले विवादित बयान पर बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का हमला। कहा, यूपी को शाहीन बाग बनाने की हिम्मत करने वालों के लिए पोस्टमार्टम हाउस तैयार है। और आइए अब खबरें आपको बता देते हैं विस्तार से। दिल्ली एनसीआर को पीएम नरेंद्र मोदी आज सबसे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं और ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। मंच तैयार है, शिलान्यास की तैयारी पूरी है। अब सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार है, जो आज गौतम बुद्ध नगर के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:20 पर दिल्ली से जेवर के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:50 पर पीएम जेवर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच वो एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 1:15 बजे पीएम मोदी जेवर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आकांक्षाओं की उड़ान छू रही आसमान, ये टैगलाइन है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं।
ये बड़ी सौगात है, क्योंकि दशकों से इस एयरपोर्ट की मांग हो रही थी, लेकिन हर बार योजनाएं बनती थी और टल जाती थी। लेकिन अब इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जा रहा है और इसके साथ ही 2024 में इसको बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा अब यूपी को एयरपोर्ट के मामले में भी नंबर 1 बनाने की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आने वाले समय में यूपी में कुल 21 एयरपोर्ट होंगे। एयर कनेक्टिविटी के हिसाब से हम देखें तो पहले हमारे 4 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, कुल मिला के 21 एयरपोर्ट होते हैं जिन पर काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी प्रदेश में 21 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, जिसमें 8 एयरपोर्ट चालू हो गए और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद ये चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास को यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस मुआवजे के बहाने सरकार पर सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, जेवर के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है? क्यों किसान परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में रहने को मजबूर हैं? उधर बीजेपी ये संदेश देने की तैयारी में है कि उसका सबसे बड़ा एजेंडा अब भी इलाके का विकास है। आप हवाई अड्डे को हवाई अड्डे के रूप में मत देखिए। हवाई अड्डे के साथ आर्थिक प्रगति के पहिए चलते हैं। हवाई अड्डे के साथ रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। और इस हवाई अड्डे के साथ अकेले पिछले 3 सालों में जो एक आशंका थी, एक विश्वास था कि अधोसंरचना का एक बहुत बड़ा कदम इस क्षेत्र में लिया जाएगा। करीब 18,000 करोड़ रुपए के निवेश इस क्षेत्र में आ चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट बनने से सिर्फ इलाके का विकास ही नहीं होगा, इससे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का बोझ भी कम होगा। तो देखिए, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है और ये भी आपको बता दें कि इसको लेकर इलाके के लोगों को तमाम उम्मीदें हैं। आज इसका शिलान्यास होने के बाद उम्मीद है कि नवंबर 2024 तक इस एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाएगी। इस एयरपोर्ट में कुल 5 रनवे होंगे। पहले चरण में वहां 2 रनवे बनेंगे। इस एयरपोर्ट को कुल 3300 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी लागत 30,000 करोड़ के करीब आएगी। सरकार की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नोएडा के इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाकर जनता को समर्पित कर दिया जाए। इसी वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को इसके निर्माण का काम दिया गया है। ये बिल्कुल ठीक सामने ये जो आप देख रहे हैं ज़ूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसी संस्था को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है और 2024 के पहले ये एयरपोर्ट जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। जेवर में बन रहे इस एयरपोर्ट के साथ यहाँ एक ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर विकसित होगा, जिसमें एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, हाउसिंग मेट्रो और हाई स्पीड रेल स्टेशन, टैक्सी, बस सेवाएं और निजी पार्किंग की सुविधा होगी। एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, दरअसल ये दुनिया का पहला अपने आप में मॉडल है जहां पे कार्गो का सेंटर भी होगा, यात्रियों के भी आने और जाने की सुविधा होगी और पहली बार इंडिया में जो बड़ा सेंटर होगा मेंटेनेंस के लिए भी होगा, यानी कि जहाज़ों की मरम्मत और उसका जो रूटीन मेंटेनेंस है वो भी जेवर एयरपोर्ट पर होगा। समंदर में देश की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। आईएनएस विशाखापट्टनम के नौसेना में शामिल होने के बाद आज सबमरीन वेला भारतीय नौसेना में शामिल होगी। सुबह 9 बजे मुंबई डॉकयार्ड पर यह कार्यक्रम शुरू होगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह इसमें शामिल होंगे। ये वही सबमरीन वेला है जो समंदर की गहराई में देश की ताकत को कई गुना बढ़ाने जा रही है। भारतीय नौसेना में कलावारी क्लास सबमरीन यानी पनडुब्बी आईएनएस वेला आज नौसेना में शामिल हो रही है। ये पनडुब्बी 221 फुट लंबी, 40 फुट ऊंची और 1565 टन वजनी है। इसके भीतर 2 1250 kW डीजल इंजन है। इसमें 360 बैटरी सेल्स हैं। हर बैटरी सेल का वजन 750 किलो के करीब है।
इन्हीं बैटरियों के दम पर INS वेला 6500 नॉटिकल माइल्स का सफर तय कर सकती है, यानी करीब 12,000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है और 45 से 50 दिनों के सफर पर जा सकती है। INS वेला पर लगे हथियारों की अगर बात की जाए तो टॉर्पीडो और मिसाइल इसके सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। सबमरीन के जिस हिस्से पर मैं खड़ा हूं, इस हिस्से पर टॉर्पीडो और मिसाइल लगाए जाते हैं, जिनकी क्षमता 18 की होती है। 18 टॉर्पीडो जा सकते हैं या फिर मिसाइल जा सकती हैं। ये निर्भर करता है कि सबमरीन किस प्रकार के मिशन पर जा रहा है। स्पेशल स्टील से बनी इस सबमरीन में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जो पानी के भीतर काफी गहराई में जाकर काम करने की क्षमता रखती है। इस सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि स्टील टेक्नोलॉजी से ये रडार की पकड़ में नहीं आती, किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम है। 350 मीटर तक की गहराई में जाकर दुश्मन का पता लगा सकती है। ये सबमरीन माइंस भी बिछा सकती है। ये पनडुब्बी हर तरह के वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस को इकट्ठा कर अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकती है। सबसे खास बात है कि आत्मनिर्भर भारत के अंडर ये इंडिया में बनी गई चौथी सबमरीन है और इसकी जो ट्रेनिंग है इंक्लूडिंग द इंडियन ट्रेनिंग, सो इंडियन ट्रेनिंग टीम बनाई गई थी, जो कि हमारी इंडिया में पूरी ट्रेनिंग से लेके सबमरीन जुड़ने से लेके इसके पूरे सेंसर्स की ट्रायल सब कुछ इंडिया में हुआ है। INS वेला एक स्वदेशी पनडुब्बी है जो मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई है। स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों में से भारत को 3 पनडुब्बी INS कलवारी, खांडेरी और करंज पहले ही मिल चुकी है। हिंद महासागर में चीन जैसे दुश्मनों के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये सबमरीन काफी अहम साबित होगी। न्यूजीलैंड की चुनौती का सामना करने के लिए कानपुर के मैदान पर उतरेगी और इस मैदान पर न्यूजीलैंड टीम आज तक कोई मैच नहीं जीत पाई है। सवाल यह है कि क्या ये युवा टीम अजय रहने के रिकॉर्ड को कायम रख पाएगी। विराट रोहित की जोड़ी मैच का हिस्सा नहीं होगी। जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत जैसे स्टार खिलाड़ी भी नहीं हैं। कप्तानी की जिम्मेदारी रहाणे के पास है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम T20 सीरीज में 3-0 से मिली हार का बदला लेने के मकसद से मैदान में उतरेगी। केविन विलियमसन की वापसी से न्यूजीलैंड के हौसले बुलंद। न्यूजीलैंड टीम इंडिया से कानपुर के मैदान पर एक भी टेस्ट जीत नहीं पाई। कानपुर मैदान पर खेले गए 3 टेस्ट में भारत ने 2 जीते, जबकि 1 ड्रॉ रहा। आज तक न्यूजीलैंड भारत में एक भी सीरीज नहीं जीत पाई है। अब तक हुई 11 में से 9 सीरीज भारत ने जीती है, जबकि 2 ड्रॉ रही है। देखिए, देश में जिन डॉक्टरों को भगवान का दर्जा मिला है, जिन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान मिला है, वही डॉक्टर जिनके लिए कोरोना काल में ताली बजी, थाली बजी और जिनकी सेवाओं के लिए खुद प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया, वही डॉक्टर अब सड़क पर हैं और अपनी सैलरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल यह है कि मोदी और केजरीवाल सरकार मिलकर भी इनका कोई समाधान क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद हमको ऐसे ठंड में सड़कों पे उतरना पड़ा क्योंकि हमारे को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। जिन डॉक्टरों पर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, वही डॉक्टर अपनी जान के लिए सड़क पर नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही और बेरुखी से मजबूर डॉक्टर मरीजों का इलाज छोड़ सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नो पे, नो पे, नो पे, नो पे। और ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां एक नहीं 2 सरकारें हैं, एक केंद्र और दूसरी केजरीवाल सरकार। इसके अलावा दिल्ली में MCD भी है, लेकिन इन डॉक्टरों की गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। हिंदूराव अस्पताल के बाहर रेजिडेंट डॉक्टर, नर्स और स्टाफ को धरना प्रदर्शन करने की मजबूरी है, क्योंकि 5 महीने से सैलरी नहीं मिली। यहाँ डॉक्टरों के साथ नर्स भी हड़ताल पर है। नतीजा OPD को बंद करना पड़ा है। हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल पे हैं। सैलरी को लेकर के समस्या है। ऐसी हड़ताल पिछले साल भी हुई थी। एक बार फिर से इनकी सैलरी रुकने के कारण और DA ना मिलने के कारण ये रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। कस्तूरबा अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर भी हर दिन सुबह 3 से 4 घंटे प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। पहले सरकार के सामने हाथ फैलाते हैं, फिर मरीजों के इलाज में लग जाते हैं, पर अब तक कोई समाधान नहीं। ये दोनों ही अस्पताल NDMC के हैं, यानी डॉक्टरों को वेतन देने की सीधी जिम्मेदारी NDMC की है, जबकि NDMC का कहना है कि उसे दिल्ली सरकार से फंड नहीं मिले।
दिवाली से पहले क्या हुआ कि जो हमारी पेमेंट दिल्ली सरकार से आनी थी उसमें 200 करोड़ का लगभग कट हो गया। केवल और केवल 30 दिन की जो पेमेंट है, जो बकाया है, वो भी हम जल्द से जल्द इसको पेमेंट कर देंगे। बार बार पैसा दिया था फिर भी पैदा होती है। पैसा कब हमने बंद किया? पैसा तो हम दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ ये समझ में नहीं आता। इस तकरार में डॉक्टरों की गुहार कोई नहीं सुन रहा। ऐसे में डॉक्टरों ने 26 तारीख से इमरजेंसी बंद करने की चेतावनी दी है। इसके बाद नॉर्थ यानी उत्तरी दिल्ली के पूर्व मेयर जयप्रकाश ने डॉक्टर्स की यूनियन के साथ बैठक की है। जल्द समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस संकट का समाधान कब और कौन निकालेगा। वहीं यूपी में चुनावी घमासान के बीच बीजेपी किसानों को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी पर अड़े हुए हैं और टेनी के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन फिर भी वो टेनी को टाटा नहीं कर पा रही है। सवाल ये कि आखिर बीजेपी की मजबूरी क्या है। एक बवाल टला नहीं कि दूसरा आ गया। लखीमपुर वाले अजय मिश्रा उर्फ टेनी को लेकर किसानों का गुस्सा चरम पर है। अभी एक दिन पहले ही इसी गुस्से को भांपकर टेनी ने अपना लखीमपुर चीनी मिल वाला कार्यक्रम रद्द ही किया था कि अब एक नए बवाल का बीज रोपने की कोशिश फिर नजर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सीतापुर में होंगे। दोपहर 12 बजे वो बूथ अध्यक्षों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी शामिल होंगे। ये वही अजय मिश्रा उर्फ टेनी हैं, जिनके बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी बनाया गया है और किसान उन्हें बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हैं। लेकिन मौसम चुनावी है, इसलिए बीजेपी टेनी से किनारा नहीं कर पा रही। वजह क्या है वो समझिए। अजय मिश्रा टेनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। इसी साल जुलाई महीने में उन्हें गृह राज्य मंत्री जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद बीजेपी के विरोधी उसे ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी अब टेनी को पद से हटाकर ब्राह्मण वोटरों को नाराज नहीं करना चाहती और यही वजह है कि बीजेपी बहुत सोच समझकर भी टेनी को टाटा करने से परहेज कर रही है। लेकिन किसान उन्हें हटाने की मांग पर टस से मस नहीं होना चाहते। लेकिन जल्द ही आपको मलिहाबादी बॉक्सर भी दिखाई दे सकते हैं। मलिहाबाद के आम के बागीचों में इन दिनों गांव के बच्चों के लिए बॉक्सिंग की क्लास शुरू की गई है, जिसमें लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आम के पेड़ों पर लटके पंचिंग बैग, आम के बगीचे में दे दनादन प्रैक्टिस। राजधानी लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर मलिहाबाद अपने आमों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब यहाँ के बच्चों की आंखों में दुनिया जीतने का सपना है। कहाँ से आती हैं, कितनी दूर से आती हैं? कसमंडी कला 8 किलोमीटर, आने में लगता है, जाने में। कैसे आती हैं? साइकिल से। आपको कौन सबसे अच्छा प्लेयर लगता है बॉक्सिंग में? मैरी कॉम। गांव की महिलाओं से छेड़खानी हुई तो मोहम्मद सैफ खान ने मुफ्त में बॉक्सिंग सिखानी शुरू की। इसके लिए खाली पड़े आम के बगीचे काम आए और काम आई बच्चों की लड़कर जीतने की इच्छा। आज 84 बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। संसाधन बेशक कम है, लेकिन जज्बा ऐसा कि जल्द मलिहाबाद का नाम बॉक्सिंग के लिए भी मशहूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे 27 शरणार्थियों की मौत। इंग्लिश चैनल पार करते वक्त नाव पलटने से हुआ हादसा। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुलाई आपात बैठक। क्रिकेटर विराट कोहली को बड़ा झटका। T20 रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हुए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर नंबर 1 पर बरकरार हैं। रोहित राहुल को भी हुआ फायदा। तेल और सब्जियों के बाद अब बात करना भी हुआ महंगा। एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया का कॉल दरों में 18 से 25% तक इजाफे का ऐलान। आज से नई दरें होंगी लागू। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, शराब पर रोक हटनी चाहिए। इस कानून की वजह से छात्रों को हो रही है जेल। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। श्रीनगर में रामबाग में 3 आतंकी ढेर मारे गए। TRF कमांडर मेहरान और 62 आम लोगों की हत्या में थे शामिल। नशे की जाल में जकड़ा जम्मू कश्मीर। एम्स और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर यानी कि NDTC के सर्वे के मुताबिक करीब 6 लाख लोग नशे का शिकार हैं।
दिल्ली में बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली। आतंकी संगठन ISIS कश्मीर से आया हुआ है मेल, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। एनसीपी के समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी है। आज हो सकती है सुनवाई। सिंगल बेंच ने नवाब मलिक की बयानबाजी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने बीपी न्यूज से कहा कि मैं चंडीगढ़ में हूं, कोर्ट के आदेश के बाद पेश होऊंगा। परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। परमबीर सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। सूत्रों के अनुसार परमबीर को गिरफ्तारी से मिली राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है उद्धव सरकार। दिल्ली NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रदूषण हवा तेज चलने से घटा, सरकार के प्रयास तो कम है, वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लेती सरकारें। दिल्ली में 29 नवंबर से फिर खुलेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर। प्रदूषण घटने की वजह से दिल्ली सरकार ने दफ्तरों को और स्कूल को खोलने का फैसला लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उठाई कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग। कहा, कोरोना पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिले। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख मुआवजा देने की मांग की। कहा, इसमें 25% पंजाब सरकार देगी। दिल्ली में 2 बड़े सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल। कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। केजरीवाल सरकार और नगर निगम के बीच खींचतान में फंसा है वेतन। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ साथ नर्सेज ने भी हड़ताल शुरू की। हमेशा मरीजों से भरा रहने वाला OPD बंद हुआ। नर्सेज के मुताबिक सैलरी के साथ साथ स्टाफ की कमी भी है हड़ताल की वजह। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और जरूरी खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। SCO शासन प्रमुखों की आज वर्चुअली बैठक में विदेश मंत्री S जयशंकर शामिल होंगे। क्षेत्रीय सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा होगी। आज भारतीय नौसेना में शामिल होगी सबमरीन बेला। सुबह 9 बजे मुंबई डॉकयार्ड पर शुरू होगा यह कार्यक्रम। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह शामिल होंगे। सेना की दक्षिणी कमान का राजस्थान और गुजरात में दक्षिण शक्ति नाम से सैन्य अभ्यास जारी। तीनों सेनाओं के साथ कोस्ट गार्ड, गुजरात पुलिस, BSF और खुफिया एजेंसियां भी शामिल। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में होगा समापन। कृषि कानून की वापसी पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर। मोदी कैबिनेट ने तीनों कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 19 नवंबर को पीएम मोदी ने बिल वापस लेने का ऐलान किया था। संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापस होंगे। सत्र के पहले ही दिन 29 नवंबर को पेश हो सकता है फार्म लॉज रिपील बिल 2021। कृषि कानूनों की वापसी पर बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव बोले, किसानों की जीत और पीएम मोदी की हार हुई है। अब MSP पर कानून बनाए सरकार। MSP गारंटी कानून लाने और 700 मृतक किसानों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग पर अड़े हैं किसान। राकेश टिकैत ने कहा, 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर के साथ संसद कूच करेंगे। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी। राकेश टिकैत आज हैदराबाद के लोअर इंदिरा पार्क में महाधरना में शामिल होंगे। कृषि प्रधान देश में अन्नदाता परेशान। बिहार के सुपौल में नहीं मिल रहा किसानों को खाद। बिस्कोमॉन के पास सुबह 4 बजे से लगती है लंबी कतार। यूपी को आज एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तोहफा देंगे पीएम। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। करीब 2 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। नोएडा एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक तैयार हो जाएगा पहला फेज। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला अकेला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश। यूपी चुनाव पर आज दिल्ली में मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। क्षेत्रवार चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिशन यूपी। आज सीतापुर में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मंच पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी मौजूद रहेंगे। और आइए कुछ और खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। सहयोगी जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के साथ के मंच पर नजर आएंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज लखनऊ में होगी रैली। AIMIM प्रमुख ओवैसी का आज यूपी का दौरा। जौनपुर में दोपहर 1 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित।
दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज लोकसभा और राज्यसभा की पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बैठक। संसद में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। सीमा विवाद को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर आज दिल्ली में असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों की बैठक। जुलाई में दोनों राज्यों में हुई झड़प में 6 पुलिसकर्मी की मौत हुई थी। मेघालय में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों के टीएमसी में शामिल होने का दावा। आज मुकुल संगमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। जरूरतमंदों को मार्च 2022 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। मोदी कैबिनेट में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मंजूरी। यूपी में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन करीब करीब तय। अखिलेश यादव ने आप नेता संजय सिंह, दिलीप पांडे के साथ तस्वीर ट्वीट की। लिखा, एक मुलाकात बदलाव के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अखिलेश का ट्वीट रिट्वीट कर लिखा, तानाशाही के खिलाफ बेशक तरक्की और बदलाव के लिए इनकलाब का आगाज, सार्थक चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा, सत्ता में आए तो आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देंगे। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस बीएसपी को बड़ा झटका। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह और बीएसपी विधायक वंदना सिंह बीजेपी में शामिल हुए। ओवैसी के शाहीन बाग वाले विवादित बयान पर बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का हमला। कहा, यूपी को शाहीन बाग बनाने की हिम्मत करने वालों के लिए पोस्टमार्टम हाउस तैयार है। गोंडा में यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ओवैसी पर निशाना। बोले, हैदराबाद से आकर ओवैसी जिन्ना के रास्ते पर चलना चाहते हैं, देश का बंटवारा कराना चाहते हैं। यूपी के प्रयागराज में महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गले में सब्जियों की माला पहनकर सरकार के खिलाफ पदयात्रा की। अगले हफ्ते मिशन उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिसंबर को देहरादून में जनसभा करेंगे। अमृतसर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का केजरीवाल के ऐलान पर पलटवार। कहा, आम आदमी पार्टी पैसा कहां से लाएगी? दिल्ली आत्मनिर्भर राज्य है, लेकिन पंजाब पर 7 लाख करोड़ का कर्ज है। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी का बड़ा बयान। कहा, राज्य में केबल माफिया खत्म करेंगे। केबल ऑपरेटर्स ने कहा, सीएम चन्नी का बयान रोजगार खत्म करने वाला है। बात करेंगे कृषि कानूनों की वापसी की, जिसके बाद किसान अब आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी में जुट गए हैं। आंदोलन से जुड़े किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। कल यानी कि 26 नवंबर को किसान आंदोलन को पूरा 1 साल हो जाएगा। उससे पहले आज दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों का जुटना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें पंजाब के उन किसानों की है जो अपने अपने शहरों से एक बार फिर दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। अमृतसर, मुक्तसर और ऐसे ही तमाम जिलों से किसानों के कई जत्थे रवाना हो चुके हैं और कई जत्थे अभी वहां से रवानगी की तैयारी कर रहे हैं। 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर किसानों की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। सब बॉर्डर्स के ऊपर भीड़ बढ़ेगी, लोग आएंगे बड़े पैमाने पर। ये मेरा अंदाजा है कि जैसे हमारी लास्ट ईयर 26 को थी भीड़, उसी तरह से भीड़ होगी। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानून की वापसी वाले बिल पर मुहर लग गई। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से कृषि बिल वापस लेने का प्रस्ताव पास कर दिया। 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन बिल को संसद में पेश किया जाएगा। किसान उसी ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में जुट गए हैं। 60 ट्रैक्टर जाएंगे, वो पहले प्रस्तावित हमारे हैं। वे उन रास्तों से जाएंगे जो रास्ते भारत सरकार ने खोले हैं। किसान चाहते हैं कि जिन आंदोलनकारियों की मौत हुई है उनके परिवार को मुआवजा मिले। अखिलेश यादव इसी मांग के बहाने किसानों को रिझाना चाहते हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है, हम वचन देते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख की किसान शहादत सम्मान राशि दी जाएगी। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये वचन दिया है कि समाजवादी सरकार बनने पर जो भी किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवारों को
25-25 लाख रुपए की आर्थिक सम्मान राशि दी जाएगी। इस वक्त चूंकि माहौल चुनावी है, यूपी और पंजाब में चुनाव करीब है, इसलिए किसान नेता दबाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं और तमाम सियासी दल भी इसे मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं। बीजेपी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्लेन उतारा तो पश्चिमी यूपी में एयरपोर्ट के शिलान्यास से विकास का चेहरा सामने रख रही है। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पश्चिम से लेकर पूरब तक गठबंधन की सियासी बिसात बिछा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस दाव से योगी को मात दे पाएंगे अखिलेश? जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवारें नहीं कर सकती। इसी रणनीति पर अखिलेश पूरी यूपी में एसपी का परचम लहराने की जुगत लगा रहे हैं। पहले आरएलडी के जयंत चौधरी से हुई मुलाकात, फिर आप नेताओं के साथ खिंचवाई तस्वीरें। अखिलेश के जोड़ीदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अखिलेश की टीम में शामिल खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम है आरएलडी के जयंत चौधरी का। इसके बाद नंबर आता है सुहेल देव की भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर का। महान दल के केशव देव मौर्य भी अखिलेश के साथ है। जनवादी पार्टी के संजय चौहान भी टीम अखिलेश में शामिल हो चुके हैं। अपना दल के की कृष्णा पटेल और आम आदमी पार्टी से भी बातचीत लगभग तय मानी जा रही है। सीएम योगी के खिलाफ टीम तैयार करने में जुटे अखिलेश यूपी के हर छोटे और अहम खिलाड़ी को जगह दे रहे हैं और बहुत तेजी से टीम तैयार कर रहे हैं। वैसे सिर्फ 12 घंटे में उन्होंने आम आदमी पार्टी, अपना दल के और महान दल के साथ गठबंधन की डील को लगभग फाइनल कर दिया। आज बातचीत हुई है और एक सार्थक शुरुआत अखिलेश यादव जी के साथ बातचीत की हुई है। बढ़िया वार्ता हुई, हलवा खिलाया उन्होंने, चाय पिलाया, सम्मान से मिले। चाहे राजभर समाज के हों, चाहे मौर्य समाज के लोग हों, हम पटेल समाज के लोग, वो स्वयं यादव समाज के हैं, तो सभी जातियां जब उनसे मिलेंगी तो एक समूह बनेगा, तो जरूर कुछ ना कुछ परिणाम अच्छा निकलेगा। यूपी के लगभग आधा दर्जन छोटे दलों से गठबंधन करने वाले अखिलेश अपने चाचा शिवपाल की मिन्नतों के बाद भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं। साफ है कि अखिलेश बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। अखिलेश जिस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं उसे डिकोड करना भी जरूरी है, इसलिए उनकी रणनीति भी समझनी होगी। अखिलेश के गठबंधन का मतलब जयंत चौधरी आरएलडी पश्चिमी यूपी, केजरीवाल आप एनसीआर, ओपी राजभर एसबीएसपी पूर्वी यूपी, केशव देव मौर्य महान दल रुहेलखंड, संजय चौहान जनवादी पार्टी पूर्वी यूपी, कृष्णा पटेल अपना दल के पूर्वी यूपी। पूर्वांचल में अखिलेश के ताकत झोंकने की एक वजह ये भी है कि इस बार बीजेपी पूर्वांचल में जबरदस्त फोकस कर रही है और अखिलेश छोटी पार्टियों से गठबंधन कर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। यूपी के साथ साथ अब महाराष्ट्र में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। नवाब मलिक कह रहे हैं कि बीजेपी ने हार के डर से कृषि कानूनों को वापस लिया है, लेकिन बीजेपी चाहे जो कर ले उसकी हार निश्चित है। उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। ये तेवर हैं महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के, जिनके निशाने पर है मोदी सरकार। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार और बीजेपी में सियासी तकरार जारी है। ड्रग्स केस पर भी एनसीपी और बीजेपी में काफी घमासान हुआ। अब इसमें किसानों का मुद्दा जुड़ गया है। महाराष्ट्र में एनसीपी 27 नवंबर को लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के लिए अस्थि कलश यात्रा निकालेगी, तो 28 नवंबर को किसान आंदोलन के समर्थन में मुंबई के आजाद मैदान में रैली का ऐलान किया गया है। हालांकि एनसीपी का कहना है रैली के दौरान कोई भी राजनीतिक व्यक्ति मंच पर नहीं होगा। साफ है एनसीपी केंद्र सरकार पर एक के बाद एक दो बड़े निशाने साधने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने जब से किसानों से माफी मांगी है, विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। विपक्षी नेताओं का मानना है सरकार किसानों के आगे झुक गई है। ऐसे में अगर किसानों का समर्थन मिल जाए तो पार्टी की बल्ले बल्ले हो सकती है। इसी वजह से एनसीपी खुलकर किसानों के समर्थन में आ चुकी है। हमें लगता है किसानों की एमएसपी की मांग जायज है, हम उसका समर्थन करते हैं और सरकार की गलत नीति से ही 700 750 किसानों की जाने गई, उन्हें मुआवजा देना चाहिए।
हम साथ में मांग करते हैं कि सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, एक समिति का गठन हो जिसमें सरकार हो, विपक्ष हो, किसान के प्रतिनिधि हो और सारी चीज़ों पे बातचीत करके रास्ता निकाला जाए। जानकारों की माने तो पर्दे के पीछे का पूरा खेल शरद पवार खेल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक शरद पवार के इशारे पर ही हमले कर रहे हैं। उन्हें उद्धव सरकार का भी पूरा सपोर्ट है। ऐसे में देखना यह है कि सियासी मैदान में पवार का ये पावर गेम महाराष्ट्र की राजनीति में कितना कमाल कर पाता है। दिल्ली एनसीआर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ अब उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। इसमें अभी लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर एयरपोर्ट ऑपरेशन में है। कुशीनगर का एयरपोर्ट रिसेंटली बना है, ऐसे में अयोध्या एयरपोर्ट पर भी काम चल रहा है और माना जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ान भी शुरू हो जाएगी और इसी के साथ 2024 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल हो जाएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। माना जा रहा है कि नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से इस इलाके में युवाओं को रोजगार मिलेगा। अनुमान है कि इससे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार हासिल होगा। अब से कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है, वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश अब देश में सबसे ज्यादा 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं वाला ये एयरपोर्ट बहुआयामी विकास को नई उड़ान देगा और इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले ट्वीट करते हुए लिखा है, उत्तर प्रदेश अब देश का वो सबसे पहला राज्य होगा जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। वो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। नोएडा, लखनऊ, कुशीनगर, वाराणसी, अयोध्या का एयरपोर्ट पर अभी काम चल रहा है। बाकी ऑपरेशनल लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर का एयरपोर्ट है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी माना जा रहा है, अनुमान यह है कि 2024 सितंबर से ये उड़ान भरने के लिए तैयार होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के बाद आखिर क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये तो आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया उनकी क्या रही आपको बताते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में एक जमाने में केवल 70 सालों के लिए केवल 2 हवाई अड्डे होते थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में ये 9वां हवाई अड्डा की शुरुआत की जा रही है। 9 हवाई अड्डे कुशीनगर के साथ बन चुके थे। ये 10वां हवाई अड्डा का भूमि पूजन किया जा रहा है और अति शीघ्र वही उत्तर प्रदेश में हम लोग 17 हवाई अड्डे अकेले देखेंगे। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 25 गंतव्य स्थानों तक विमान की सुविधा प्राप्त होती थी, आज के दिवस पर 80 स्थानों तक ये वायु सेवा की सुविधा प्राप्त हो रही है जनता को। मतलब 3.5 गुना वृद्धि हो चुकी है। मंच तैयार है, शिलान्यास की तैयारी पूरी है। अब सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार है, जो आज गौतम बुद्ध नगर के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11:20 पर दिल्ली से जेवर के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:50 पर पीएम जेवर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच वो एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 1:15 बजे पीएम मोदी जेवर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आकांक्षाओं की उड़ान छू रही आसमान, ये टैगलाइन है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। ये बड़ी सौगात है क्योंकि दशकों से इस एयरपोर्ट की मांग हो रही थी, लेकिन हर बार योजनाएं बनती थी और टल जाती थी। लेकिन अब इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जा रहा है और इसके साथ ही 2024 में इसको बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा अब यूपी को एयरपोर्ट के मामले में भी नंबर 1 बनाने की तैयारी चल रही है। कहा जा रहा है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत आने वाले समय में यूपी में कुल 21 एयरपोर्ट होंगे।
एयर कनेक्टिविटी के हिसाब से हम देखें तो पहले हमारे 4 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, कुल मिला के 21 एयरपोर्ट होते हैं जिन पर काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी प्रदेश में 21 एयरपोर्ट पर काम चल रहा है, जिसमें 8 एयरपोर्ट चालू हो गए और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद ये चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास को यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस मुआवजे के बहाने सरकार पर सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, जेवर के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है? क्यों किसान परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में रहने को मजबूर हैं? उधर बीजेपी ये संदेश देने की तैयारी में है कि उसका सबसे बड़ा एजेंडा अब भी इलाके का विकास है। आप हवाई अड्डे को हवाई अड्डे के रूप में मत देखिए। हवाई अड्डे के साथ आर्थिक प्रगति के पहिए चलते हैं। हवाई अड्डे के साथ रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। और इस हवाई अड्डे के साथ अकेले पिछले 3 सालों में जो एक आशंका थी, एक विश्वास था कि अधोसंरचना का एक बहुत बड़ा कदम इस क्षेत्र में लिया जाएगा। करीब 18,000 करोड़ रुपए के निवेश इस क्षेत्र में आ चुके हैं। नोएडा एयरपोर्ट बनने से सिर्फ इलाके का विकास ही नहीं होगा, इससे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का बोझ भी कम होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।